प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो क्लास होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अंतिम क्लास है। नंबर सिस्टम का आज अंतिम लेक्चर है, 20वीं क्लास है और यह सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मैं गणितीय संक्रियाओं का नियम जो है उस पर क्लास ले रहा हूं, और भी कुछ चीजें हैं, कुछ नियम हैं उनको बताऊंगा, और सवाल भी है विभाजन पर आधारित, कुछ क्वेश्चंस भी लगवाने हैं। तो समझिएगा, देखिए रूल वैसे ही होते हैं जैसे अभी मैं जो बताऊंगा आपको, तो आप समझेंगे कि हाँ यह तो बहुत सरल है, मैं तो जानता हूं। जैसे मैं कह दूं 5 + 3 बराबर क्या होगा, 8 होगा, ये सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन 5 + 3 बराबर 8 में कौन सा नियम लागू है ये पूछेगा। 5 और 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है ये नहीं पूछने वाला है, ध्यान रखिएगा। 5 + 3 = 8 में कौन सा नियम लागू है। अब आपको 5 तो नियम दे दिए देगा, 4 तो नियम ऑप्शन में दे देगा कि क्रम विनिमय नियम है, कि संवरक नियम है, कि आपका और कोई नियम है। तो आप क्या देंगे, वितरण का नियम है, कि कैंसिलेशन लॉ है, बंटन का नियम। तो आप जब जानते रहेंगे कितना लगाएंगे कि कौन सा नियम है, आप करेंगे कि संवरक का नियम है। तो समझिएगा, जैसे जैसे सेब ऊपर से गिरा, अगर पेड़ से सेब गिरेगा तो नीचे आएगा, तो सभी जानते हैं, जो पढ़े हैं नहीं, जो पढ़े हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं अनपढ़ हैं वो भी जानते हैं। लेकिन वहां साइंस में पूछता क्या है कि इसमें कौन सा नियम लागू हुआ कि पेड़ ऊपर से नीचे आया। गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर उसी तरह से मैथ में भी ये है कि इसमें कौन सा नियम लागू है ये पूछेगा। तो जैसे ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन बहुत तेजी से जा रही है, तो उसके पास के जो कागज हैं और जो धूल मिट्टी है बहुत तेजी से उड़ने लगते हैं ट्रेन के साथ साथ। तो पूछेगा कौन सा नियम लागू है। ये तो सब जानते हैं कि अगर ट्रेन से तेजी से जा रही तो जो है कागज उड़ने लगेंगे। लेकिन कौन सा नियम लागू है ये आपको बताना है, तो बर्नौली का सिद्धांत। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस नियम को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पूछता है बहुत। और ध्यान रखिएगा, टेट में, सीटेट में, सुपर टेट तीनों में पूछता है। मैं आपको बता दूं, टेट में तो खूब भर भर के पूछता है, सीटेट में तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, तीनों में आता है और तीनों के सिलेबस में है। तो चलिए चलते हैं हम नियम पर। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, संवरक का नियम। संवरक नियम क्या है ये पूछ रहा है। क्लोजर रूल क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। संवरक नियम, दो धन पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक धन पूर्ण संख्या होती है। दो धन पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक धन पूर्ण संख्या होती है। ये सभी लोग जानते हैं कि हाँ योगफल, जैसे 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो। भाई बताइए, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यह नियम, ये पता है कि 2 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा। लेकिन यह किस नियम के अंतर्गत है, तो क्लोजर रूल के अंतर्गत, या संवरक नियम हम इसे कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। यह भी कौन सा नियम लागू है, यह भी क्लोजर रूल है आपका, यानी संवरक नियम। जैसे 1/3 और +1/2 करेंगे तो 5/6 आएगा। लेकिन यह किस नियम के अंतर्गत है, तो यह संवरक नियम के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा, सभी पढ़ लीजिए। और मैं एक पीडीएफ दूंगा आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, इस पर भी क्वेश्चन दूंगा, जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी दे दूंगा। तो चलिए देखिए दूसरा नियम क्या है, इसी संवरक नियम में दूसरा स्टेप क्या है। कह रहा है दो धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक धन पूर्ण संख्या होती है। जैसे 4 × 3 = 12, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 आएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है, यानी यह परिमेय पर भी लागू होता है। 1/2 × 1/3 = 1/6। तो ये इसमें इन दोनों में कौन सा नियम है, संवरक नियम। तो सवाल कैसे पूछेगा, ध्यान से देखिए। पहले तो ये पूछेगा कि संवरक नियम किस पर लागू होता है, यानी किन दो चीजों पर। तो एक तो ध्यान से देखिए योगफल पर लागू होता है, योगफल पर। और दूसरा लागू होता है गुणा पर, यानी गुणनफल पर। तो गुणा पर और योगफल पर, दो चीजों पर होती है, योग पे और गुणा पर लागू होता है क्या, संवरक नियम। फिर से समझिएगा, दो धन पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक धन पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, दो धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक धन पूर्ण संख्या होती है।
अगर यही स्टेटमेंट दे दिया कि दो धन पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव धन पूर्ण संख्या होती है, में कौन सा नियम लागू है, तो आपको 4 नियम दे देगा, आपको बताना होगा। तो समझते रहिएगा समरक नियम किसे कहते हैं, आप समझ गए। तो चलिए चलते हैं हम अगले नियम पर। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, सभी नियम को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन फिर हम पीडीएफ में देंगे और आपको करना होगा। फिर यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम क्या कह रहा है, दो धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। दो धन पूर्ण संख्याओं का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्रम बदले तब भी वही रहेगा। जैसे 5 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 5, भाई हम 5 और 7 जोड़ेंगे तब भी 12 आएगा, और अगर 7 और प्लस 5 कर दिया तब भी 12 आएगा। तो क्या बदलेगा, क्या वही रहेगा। तो 5 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 5 बराबर है, दोनों का योगफल आएगा 12। या अब परिमेय संख्याओं पर भी यह नियम लागू होता है, 1/2 प्लस 1/3 करेंगे या उस कह दें 1/3 प्लस 1/2, तब भी वही उतना ही होगा। दो धन पूर्ण, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि दो धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है, यानी गुणा करेंगे तब भी वही रहता है। ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, एक ही बात है। तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो वही होगा। और जैसे 5 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 5, भाई 5 में 7 का गुणा करें तो 35, और 7 में 5 का गुणा करें तब भी 35, तो दोनों बराबर है। तो आपका वही प्राप्त होगा। वही परिमेय संख्याओं पर भी यह नियम लागू है, जैसे 1/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2, यानी हम बदल लें क्रम तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह भी अगर ये पूछे कि किस पर लागू होता है, तो यह भी ये योग पर लागू होता है, गुणा पर। ध्यान से देखिएगा, संबरक नियम भी योग और गुणा पर लागू होता है, और यह क्रम विनिमय नियम भी योग और गुणा पर लागू होता है। 5 नियम हैं। 5 नियम में केवल एक नियम ऐसा है जो योग और अंतर पर लागू होता है, अभी हम बताएंगे आपको योग और अंतर पर। बाकी सबके सब योग और गुणा पर लागू होते हैं, तो आप इसको देखते रहिए। तो योग और गुणा पर लागू होता है क्या, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या सवाल कैसे पूछेगा, एक तो आपसे ये पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि बताइए क्रम विनिमय नियम किस पर लागू होता है, तो योग और गुणा पर लागू होता है। साथ ही साथ परिमेय पर संख्याओं पर भी लागू होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें पूछेगा बताइए a प्लस बी, ध्यान से देखिए जैसे कह दिया a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, में कौन सा नियम लागू है, तो क्रम विनिमय नियम। आपको कहेगा बताइए 7 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 7, में कौन सा नियम लागू है, क्रम विनिमय नियम। कहेगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 5 प्लस 3, में कौन सा नियम लागू है, क्रम विनिमय नियम। कहेगा बताइए 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, में कौन सा नियम लागू है, क्रम विनिमय नियम। क्रम बदलने पर भी उसके योगफल या गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नियम। तीसरा नियम देखिए, यहाँ पर तीसरा नियम देखिए आप सभी लोग क्या कह रहा है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम, अभी तक आप पढ़ रहे थे दो धन पूर्ण संख्याओं पर, अब यहां से तीन धन पूर्ण संख्याओं की बात कही जाएगी। तीन धन पूर्ण संख्याओं का योगफल विभिन्न युगल बनाकर, युगल यानी ग्रुप, ध्यान से देखिएगा ग्रुप, विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर भी वही रहता है। विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर भी वही रहता है। जैसे ए, देखिए ए ब्रैकेट में नहीं है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू, अब ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, यानी वही चीजें हैं। ए यहाँ ब्रैकेट में नहीं है, बी प्लस सी है, यहाँ ए प्लस बी ब्रैकेट में है, सी बाहर। लेकिन विभिन्न युगल बना करके मैंने योग किया तब भी उतना ही प्राप्त होगा। जैसे 3 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 5 इक्वल टू ब्रैकेट में 3 प्लस 4 और बाहर है प्लस 5। बताइए इसको करेंगे तो 3 4 5 9, 4 5 9 और 9 और 3 12 होगा। तो यहाँ बताइए 12 हुआ, यहाँ भी करेंगे तब भी 12 होगा। 4 3 7 और 7 5 12, तो आएगा 12। आपका तीन विभिन्न, ध्यान से देखिएगा, तीन धन पूर्ण संख्याओं का योगफल विभिन्न युगल बनाकर योग करने पर भी वही रहता है। अगर ऐसा आ जाए
तो आप क्या कहेंगे, साहचर्य का नियम इसमें लागू है, यानी एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ किस पर लागू होता है, यह भी गुणा पर होता है और योग पर होता है, यह भी योग और गुणा पर होता है। देखिए यहाँ पर तीन धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल विभिन्न युगों कर भी वही रहता है। यानी देखिए यहाँ पर भी क्या है, a इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी है, इक्वल टू ए इंटू बी को हम ब्रैकेट में कर दें, बाहर कर दें सी, अब भी वही होगा। यही स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा बताइए इसमें कौन सा नियम लागू है, तो आप कहेंगे साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम एसोसिएटिव लॉ तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले नियम पर। यहाँ पर देखिए सभी लोग, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, वितरण या बंटन का नियम। वितरण या बंटन का नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान से देखिए, वितरण या बंटन का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी गुणन की क्रिया योग और अंतर पर वितरित होती है। योग और अंतर, अभी मैंने कहा था कि 5 नियम में केवल एक नियम ऐसा है जो योग और अंतर पर लागू होता है, योग पर होता है, गुणन पर नहीं होता है। गुणा पर यह नियम लागू नहीं होता, ध्यान से देखिए, बार बार बोल रहा हूं, अंतर पर लागू होता है, योग और अंतर पर वितरित होता है ना। अब यहाँ पर देखिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। भाई ए इंटू करेंगे बाहर ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ए बी और ए बी हो जाएगा और प्लस ए सी हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो ए इंटू बी माइनस सी, तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। आप कहेंगे सर ये तो जानते हैं, सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप जानते हैं, लेकिन इसमें पूछेगा कि कौन सा नियम लागू है, वितरण या बंटन का नियम। कौन सा नियम लागू है, वितरण या बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है वह, एक को जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, तो यह प्लस के साथ यानी योग पर भी लागू होता है और अंतर के साथ पर भी लागू होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अंतिम नियम, निरसन का नियम, यानी कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, निरसन का नियम, यह नियम योग और गुणा, देखिए लिख दिया है, योग और गुणा पर लागू होता है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, यदि दिया हो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, तो देखिए बी बी दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो a बराबर सी। इसी प्रकार a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी अगर दिया हो, तो यहाँ भी b कैंसिल होगा और a इक्वल टू सी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू सी। अगर यही स्टेटमेंट दे दे कि यदि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, तो a बराबर सी में कौन सा नियम लागू है, तो आप कहेंगे कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन का नियम। तो हमें लग रहा है समझ गए होंगे कि यह कैसे पूछेगा और किस तरह से आपको आंसर देना है। खैर जितने क्वेश्चन आए हैं सीटेट वगैरह में, सुपर टेट में या टेट में, मैं चेक कर लूंगा और काफी क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखिएगा, और मैं उसे आपको पीडीएफ में देने वाला हूं। और इतना ही नहीं, जितना पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को मैं खूब, काफी क्वेश्चन जितना बन पाएगा सबके सब क्वेश्चन दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहीं से आपको पीडीएफ मिलने वाला है। तो यहाँ अब हम चलते हैं आगे, कुछ नियम है, देखिए ये तो 5 नियम हो गए, गणितीय संक्रियाओं का नियम हो गया। अब हम आइडेंटिटी देखेंगे या रेसिप्रोकल देखेंगे कि क्या होता है। चलिए हम आगे की क्लास देखते हैं कि क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए तत्समक ये क्या होता है, तत्समक आइडेंटिटी, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए समझते रहिए आइडेंटिटी क्या होते हैं। देखिए सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहीं से आप न जानते हुए बेसिक चीजें गलत करते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ तत्समक कह रहा है कि आइडेंटिटी क्या होती है, तो आइडेंटिटी दो होती है, गुणात्मक तत्समक, एक योगात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह रहा है किसी संख्या को एक से गुणा करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए एक को गुणा का तत्समक कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी संख्या को एक से गुणा करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए एक को गुणा का तत्समक कहते हैं। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर गुणा का तत्समक कहा जाए तो एक होगा और योग का तत्समक कहा जाए तो 0। चलिए देखते हैं, योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी संख्या में 0 0 जोड़ने पर योगफल पर में कोई अंतर नहीं आता है,
इसलिए जीरो को योग का तत्समक कहते हैं। आप बताइए किसी संख्या में एक का अगर गुणा करेंगे तो बताइए गुणनफल में कोई अंतर आएगा क्या? नहीं। भाई 5 में 1 का गुणा करिए 5, 8 में 1 का गुणा करिए 8, 9 में 1 का गुणा करिए 9, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 का गुणा करने पर गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए गुणा का तत्समक 1 होता है। और अगर किसी संख्या में हम जीरो को जोड़ें, 5 में जीरो को जोड़ दीजिए 5 ही रहेगा, 6 में जीरो को जोड़ दीजिए 6 ही रहेगा, 7 में जीरो को जोड़ दीजिए 7 ही रहेगा। तो किसी संख्या में जीरो को जोड़ने पर उस योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जीरो को योगफल का तत्समक कहते हैं, यानी योगात्मक तत्समक कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये सवाल कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, सब आपको देंगे, ध्यान रखिएगा, पढ़े रहिए एक बार, सब कर लेंगे। आपने अगर एक बार कायदे से पढ़ लिया, फिर ट्यूशन हम चाहे जैसे घुमा करके पूछें आप जवाब दे देंगे, इसीलिए नियम आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, ये हो गया, ये आपको पता हो जाएगा, अब समझ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अगला और देखते हैं कि अगला क्या है। प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है? प्रतिलोम, इनवर्स या रेसिप्रोकल, यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला गुणात्मक प्रतिलोम और दूसरा योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए या रेसिप्रोकल कहिए। तो देखिए किसी संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। फिर से देखिएगा, किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, उसे उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम आएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x, 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम x, यानी अंश का हर और हर का अंश कह दीजिए। जैसे अगर हम पूछें कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ध्यान से देखिए, प्रतिलोम, तो आप क्या कहेंगे, 1/5 होगा, क्योंकि 5 और 1/5 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं, 1 आना चाहिए। और अगर हम कहें कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बताइए, अंश का हर कर दीजिए, हर का अंश कर दीजिए, यानी 3/2, क्योंकि 2/3 में 3/2 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी उल्टा एक तरह से अंश का हर और हर का अंश यहाँ करना है गुणात्मक प्रतिलोम में। तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं, अगला देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ध्यान से देखिए, किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल 0 0 प्राप्त हो जाता है, उसे उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे x का योगात्मक प्रतिलोम -x, भाई अब जोड़ना है और 0 प्राप्त हो जाए, तो x में अगर x है और हमने इसमें जोड़ दिया प्लस करके -x, तो बताइए क्या हो जाएगा, x -x यानी 0। हमने कहा कि मान लो x में हम क्या जोड़ें, तो x में -x और -x में क्या जोड़ें, तो +x, तो क्या हो जाएगा, 0। यानी ध्यान से देखिए, x का योगात्मक प्रतिलोम -x और 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम 2/3। यानी कहने का मतलब यह है कि जब योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो साइन चेंज करना है, आपको जो चिन्ह है वो चेंज करना है, किसका, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यानी अगर माइनस कुछ दे रहा है अंक तो उसे प्लस कर दीजिए, और प्लस दे रहा है तो माइनस होगा। जैसे -8 का योगात्मक प्रतिलोम +8 हो जाएगा, और -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 हो जाएगा, और +5/4 का क्या हो जाएगा, -5/4। यानी अंश का हर का अंश नहीं करना है, अंश का हर का अंश गुणात्मक में करना है, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है, बस। तो समझ गए होंगे कि योगात्मक और गुणात्मक क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद देखिए आपको कुछ नहीं, अब हम कुछ प्रश्न लेकर आते हैं। वहां पर जो है यह अंतिम चूंकि क्लास है, यहाँ एक चीज बचा हुआ है, उस पर भी आप देख लीजिए कि हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो हम अब चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग देखते रहे, देखिए विभाजन पर आधारित प्रश्न क्या है, विभाजन पर आधारित प्रश्न क्या, पहला क्वेश्चन ही देखिए, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं।
बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 से 100 तक। तो देखिए कुछ नहीं करना होता, जो सबसे बड़ी 1 से 100 तक कह रहा है ना, तो 100 में किसका भाग देंगे, 3 का। अच्छा, जितनी बार जाए वही हमारा आंसर है। तो यहाँ देखिए आपका 1 0 हो गया, फिर 3 बार जाएगा यानी 9 हो जाएगा, यानी 1 बच गया। ध्यान से देखिए कितनी बार गया जी, 33 बार चला गया, और यही हमारा आंसर हो गया। शेषफल से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर हो गया 33। तो बहुत आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन देख लीजिए कि किस किस ढंग से पूछता है, बच्चे इस पर गलत कर जाते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। देखिए सी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम आगे प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखें यहाँ पर 400 से 600। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या किया है, बीच से पूछा है, 400 से 600 तक के पूछा है, 1 से 600 तक नहीं पूछा है। 400 से 600 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित होना। अच्छा बताइए, 1 से अगर 600 तक होता, आप क्या निकालते, 600 में आप 7 का भाग देते, कितना होगा। तो देखिए 7 सत्यों 7 अठे 56, 56। अब यहाँ पे 4 बचा, और 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बार जाएगा 35। तो देखिए शेषफल कुछ भी बचे उससे नहीं मतलब, कितनी बार आया, 85 बार, यानी यहाँ 85। लेकिन यह 1 से 600 तक तो पूछा नहीं है, 400 से पूछा है, तो 400 के पहले 400 को लेना है। 400 के पहले वाली संख्या 399, 399 में आपको 7 से भाग देना है, और देखना है कितनी बार जाता है। तो देखिए 7 छक 42, 7 पचे 35, 3 बार 5 बार जाएगा, यानी 4 आ गया यहाँ, 7 छक 42। तो देखिए आपका 7 छक 42, 7 सत्ते 49, पूरा पूरा चला जाएगा जी, 7 सत्ते 49। तो देखिए अब यहाँ 57 बार हम यही 57 माइनस कर देंगे। आप बताइए, 15 में 7 गए 8, और ये 7 में से 5 गए 2, यानी 28, और 28 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। अगर 400 से 600 तक पूछे तो हम कैसे हल करेंगे, यानी पहले तो 1 से 600 तक निकाल दिया तो 85 आएगा। अब 400 से कम यानी 399 तक कितने होते हैं, वही निकाल के माइनस कर दिया, आ गया 28। यही आपका आंसर है। तो समझ गए होंगे सभी लोग, देख लें इसे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें अगला सवाल क्या कह रहा है। अच्छा अभी तो वही है। चलिए देखिए तीसरा सवाल क्या है यहाँ पर, कह रहा है 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 इन दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 1 से लेकर, 1 से पूछा है 200 तक। अच्छा 2 और 3, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या निकालेंगे बच्चों, बताइए, एलसीएम निकालेंगे, और आएगा क्या, 6। अब हम करेंगे 200 में 6 का भाग, 6 का भाग करेंगे, और जितनी बार जाएगा यानी 6 त्रिक 18, और यहाँ पे देखिए फिर 6 त्रिक 18, यानी शेषफल 2, तो शेषफल से तो कोई मतलब नहीं, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 33। और 33 कहाँ दिया गया है, डी ऑप्शन में, यानी राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए चलते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, देखते चलिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर 300 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम सभी को पता है, लोवेस्ट आपका यहाँ पर देखिए एलसीएम, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 3, 4, 6 का क्या होगा बताइए, 12 हो जाएगा। तो 12 का अब भाग देना है कहाँ, 300 में। सभी लोग देखते हैं, 12 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 12 दूना 24, यानी यहाँ पे 6 0, 12 पंजे 60। बताइए कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 25। 25 ऑप्शन में कहा दिया गया है, बी में। तो आसान क्वेश्चन है, एलसीएम लिया 3, 4, 6 का, और 300 में भाग दे दिया 25 12 का, तो 25 बार गया, यानी पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। सभी लोग देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर। अच्छा अगला प्रश्न अभी आपका नहीं हुआ, चौथा, पांचवा, देखिए पांचवा नंबर देखिए, 500 से लेकर 5000 तक कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो। 5000 तक, हमें आप बताइए, अगर 5000 तक ही पूछा होता तो आप 5000 में किसका भाग देते, 24 का। चलिए देते हैं,
24 दूना 2 बार जाएगा, 48 आ जाएगा, ये 2 आ गया, 0 उतारा, 0 ले जाएंगे, फिर आपका 0 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा, 24 दहा में 240, 9 बार नहीं 8 बार। चलिए देखते हैं, 8 चौक 32, 8 दूना 16 और 3 19 यानी 192। ठीक है, यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब नहीं, यानी 208 बार जाएगा। लेकिन 500 से कहा है, यानी 500 को तो लेंगे, 499 एक कम में भाग देंगे, किससे, 24 से भाग देंगे, तो 2 बार जाएगा, 24 दूना 48, एक आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो 20 बार कर दीजिए, यहाँ पर टोटल 20 हो जाएगा। 20 इसी में माइनस कर दीजिए, 8 और 10 में से 2 गए 8, 188। 188 आपका राइट आंसर होगा, डी 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 आपका राइट आंसर है 188। तो 188 बार होगा। कैसे आया आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखते चलिए। कह रहा है 200, 200 से और 500 के बीच। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे गलत करते हैं, ये बीच शब्द, अभी तक बीच शब्द नहीं बोला था किसी सवाल में। कह रहा था इतने से इतने तक, लेकिन अब कह रहा है बीच। ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिएगा 200 और 500 के बीच का मतलब क्या हुआ कि 201 से लेकर, अगर हम वो वाला क्वेश्चन बनाए तो कहां तक, 499 तक, 499 तक। क्यों, क्योंकि बीच में कहा है, तो इसके बीच में तो यही आएगा ना, 200 से 1 से 201 से लेकर 499 तक। तो अब हम करते हैं, ध्यान से देखिए, यानी 499 में मुझे किसका भाग देना होगा, 20 का। तो 20 दूना कितना होगा, 40, और यहाँ पे देखिए 9। अब 20 चौके 80, यानी 4 बार जाएगा 80। चलिए यहाँ पर 19 हो गया, यानी 24 बार। ध्यान से देखिए, यानी ऐसे तो आएगा 24। अब यहाँ कह रहा है 201 से पहले, तो ये 201 के पहले क्या है, 200। तो जब हम 200 में भाग देंगे, 200 में 20 का, तो 10 बार जाएगा। तो 10 बार हम यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ये हो जाएगा हमारा 14। ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, ध्यान, अगर बीच शब्द आ जाए तो हमें इसी तरह से हल करना है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन में हो सकता है आप गलत हल करिए, इसी से कर दीजिए आंसर आ जाए, लेकिन तब भी सारे क्वेश्चन में नहीं आएगा, इसलिए गलत हो जाएंगे। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं ठीक वैसे ही करिएगा। 200 500 के बीच का मतलब है 201 से लेकर 499 तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लगा दीजिए, 499 में एक बार भाग देंगे, जितना आए उसमें से घटा दीजिए क्या, 200 तक। यानी 201 से पहले कौन सी संख्या होगी, 200। तो 200 में 20 का भाग दिया 10, 10 घटा दिया, आ गया 14। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या होगा। सभी लोग देखते रहें। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, टाइप 2 का क्वेश्चन दिया गया है। टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, योगफल पूछ लेगा। जैसे देखिए, कह रहा है 1 से लेकर 300 तक उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो। बहुत आसान है, बस देखिए 4 5 और 6 का आप निकाल लेंगे एलसीएम। अब बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 5 6 का, यानी 60 ही हो जाएगा। एलसीएम ले लिया 60। अब 1 से 300 तक कहा है, तो 300 में मैं क्या करूंगा, 60 से भाग दे दूंगा। अच्छा 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, यानी ये कैंसिल हो गया। तो बताइए 5 आ गया आपका। यहाँ अगर आंसर देना होता तो कुल कितनी संख्याएं हैं तो आप 5 कह देते, लेकिन पूछ रहा है उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा बनेगा, यानी पहली संख्या जो विभाजित होगी, चूंकि 60 ही आ रहा है एलसीएम, तो 60 ही होगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 का, तो 120 हो जाएगा। फिर 60 का 3 में गुणा करिए तो 180 हो जाएगा। यानी फिर 60 में 4 का गुणा करिए तो 240 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो यहीं तक तो पूछा था। इसमें प्रथम संख्या, अब देखिए हमने आपको इस समझाने के लिए बताया है, लेकिन 50 सवाल आ जाए तो 50 में ऐसे नहीं करना है। अभी कैसे करना है हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ बताइए, ये समझ गए, यानी पहली संख्या क्या है, ए, तो ये बराबर 60 ही है। अंतिम संख्या या लास्ट वाली संख्या क्या है, 300 है ना। और अच्छा कुल संख्याएं n बराबर 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा हम फार्मूला बताए हैं आपको। अगर योगफल वाला न देखे हो तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए, योगफल का क्वेश्चन कैसे लगता है। मैंने बताया है कि अगर योगफल आपको निकालना है तो यानी a प्लस एल इंटू एन अपान 2, यानी
पहला पद प्लस अंतिम पद इंटू पदों की संख्या अपान 2। तो देखिए पहला से पद क्या है 60 और अंतिम पद क्या है 300 और इंटू पदों की संख्या 5 है बटे 2। तो देखिए यहाँ पे 360 ही हो जाएगा इंटू 5 बटे 2 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे 180 और 18 पचे 90 यानी 900 आ गया। तो 900 देखिए कहाँ पर है, ये बी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 180 में 5 का गुणा किया 900 आ गया। तो आप इस तरह से लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मान लीजिए आपको ये पूरा नहीं लिखना है, ध्यान से देखिए मैं समझाने के लिए बोला था। आपको कैसे करना है कि यहाँ पर आपका ये आंसर तो आ गया ना कि 5 बार, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। पहली संख्या a बराबर 60, चूंकि एलसीएम 60 ही आ रहा है। बताइए अंतिम संख्या यल बराबर क्या होगा, तो 5 पद है ना, तो 60 इंटू 5 करिए यानी 300 और यन तो दिया ही है 5 और यही लगा दिया, आंसर आ गया। तो समझ रहे होंगे सभी लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है 1 से लेकर 200 तक कुल अच्छा उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए दो जो 2 4 6 इन सभी से पूरी तरह विभाजित हो। तो देखिए इसमें 2 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी 12 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे एलसीएम बराबर 12। तो एलसीएम 12 आ गया। ध्यान से देखिए 2 से भी कैंसिल होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा, 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 200 में किसका भाग देंगे, 12 का। तो कितनी बार जाएगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 बार गया और यहाँ पर 8 है। 12 12 पंजे 12 सत्ते 84, 12 पंजे 7, 12 छक 72, 6 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 आ गया, कोई मतलब नहीं, यानी 16 आया। अब हमारा जो ए हो गया वह हो गया 16, जो यल हो जाएगा वो कितना होगा, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर हमारा जो ए आएगा वो तो 12 हुआ, सॉरी 12 हुआ। अब जो यल आएगा वह 12 इंटू 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 16 दूना 32 और 16 एकम 16 और 3 19 192 हो गया, यानी 16 दूना 32, 16 एकम 16 3 19 192 और यन बराबर हमारा आया है 16। अब इसमें हम नियम लागू कर देंगे यानी योगफल निकालेंगे। तो यस एन बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस यल इंटू यन अपान 2। तो ए क्या है बताइए 12 है और प्लस यल क्या है बताइए 192 है और इसको जोड़ करके इंटू करेंगे, यन क्या दिया गया है 16 बटे 2। तो देखिए ये कैंसिल होगा, 8 आ जाएगा, यानी 192 में 12 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 9 1 10 और 1 1 2, 204 इंटू 8 आ गया। तो देखिए क्या होगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 गुना 16 यानी 16 और 32 होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 32 आंसर कहाँ दिया गया है, सी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आज ये नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर मैंने सुपर टेट के हिसाब से समाप्त कर दिया गया है। सुपर टेट, टेट और सी टेट सभी बच्चे इसे जरूर देखें, क्योंकि सुपर टेट और टी टेट और सी टेट सभी के सिलेबस में सभी लोगों को इसको पढ़ना है और सभी लोगों के सिलेबस में ये दिया गया है, इतना आपको पढ़ना ही है। और लगभग जितने सवाल बन सकते हैं आप पूछा जा सकता है, उन सभी सवालों पर मैंने जिक्र किया है, मैंने बताया है अच्छे ढंग से। तो इतना आप तैयार कर लीजिए। अब हम कल जो हमारी क्लास होगी वह परसेंटेज पर होगा, प्रतिशत पर होगा। तो कल दूसरा चैप्टर होगा प्रतिशत पर। तो कल जरूर आप देखिएगा क्लास को। और देखिए एक बात आप लोगों को देखें बताएं हम, आप लोग ये सोचते हैं कि वीडियो तो पड़ा हुआ है हम बाद में देख लेंगे। विश्वास मानिए इस बात को आप स्वयं देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति बाद वाला देख लेता है कि हम बाद में करेंगे, तो बाद कभी नहीं आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। लिख करके दे दूं, आप सोचेंगे कि एग्जाम में हम सब कर लेंगे, अरे केवल मैथ थोड़ी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है, उधर संस्कृत पढ़ना है, उधर आपको मतलब इतनी चीजें, हिंदी पढ़ना है। आप कितना पढ़ लेंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे पहले से करते रहिए तभी हो पाएगा। तो इसलिए जब हम जैसे जैसे क्लास डालें आप उसको उसी समय तुरंत तत्काल तैयार होते जाइए। आप पूरा का पूरा वीडियो और भगा भगा कर देखेंगे, कुछ नहीं लाभ मिलने वाला है, मैं बता दूं। आप सोचेंगे बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम, तो सब कुछ जानते हैं, तो जान लीजिए नहीं होने वाला।
आप उसको कायदे से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, उस पे कॉपी लेकर लिखिए, उसके नियमों को लिखिए, उसकी चीजों को लिखिए, देखिए हम कहाँ भूलते हैं, कहाँ तक मुझे आता था, कहाँ हम नया चीज सीखे। तो आप कोई भी क्लास देखेंगे तो कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ आप जानते होंगे, कुछ आपको हो सकता है नया मिले, यानी ऐसा नहीं है। तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए और उसी समय करिए, तभी उसका लाभ ले पाएंगे। तो कल मैं शुरू करूंगा परसेंटेज, और मैंने आपको बताया है कि 2 तारीख तक मुझे दिक्कत है, 2 अक्टूबर तक, चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, थोड़ा सा पूजा पाठ पानी वगैरह जल वगैरह देना होता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। तो मैं 2 तारीख के बाद सीटेट का स्पेशली क्लास भी लूंगा, यानी सीटेट पर भी क्लास दूंगा मैथ के लिए। तो अभी ये सुपर टेट पे चल रहा है, तब भी चलता रहेगा सुपर टेट का, आप इसको लेते रहिए, कल परसेंटेज होने वाला है। चलिए अब यहाँ हम क्लास समाप्ति करते हैं, धन्यवाद।